आज हम कक्षा 12 गणित के आदर्श प्रश्न पत्र का दूसरा भाग हल कर रहे हैं। सभी छात्र इन प्रश्नों को अनिवार्य रूप से हल करें। ये अति इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से सभी छात्रों को इन प्रश्नों को करना अत्यावश्यक है। हम शुरू कर रहे हैं आदर्श प्रश्न पत्र, और यही प्रश्न पत्र प्री बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र भी है। इसका सेकंड भाग हल कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास, के का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन एफ एक्स हमको दिया हुआ है एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स, कब? जब एक्स बराबर नहीं है 0 के, और फलन का मान एफ एक्स का मान के है जब एक्स बराबर 0 है। हमको बताना है कि फलन x बराबर 0 पर सतत है। तो हम क्या जानते हैं सतत की कंडीशन से? सबसे पहले हम दिए गए फलन का मान x बराबर a, यहाँ पर a का मान है 0 क्योंकि x बराबर a होता है और a के स्थान पर यहाँ 0 दिया तो a का मान हो गया 0। तो हम सबसे पहले x बराबर a अर्थात x बराबर 0 पर फलन fx का मान ज्ञात करते हैं, और ये हमको पहले से दिया गया है k। तो हमने लिख दिया कि प्रश्न से x बराबर 0 पर f ऑफ 0 पर फलन का मान हमको k है। ये हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। सेकंड स्टेप हमारी होती है, हम राइट हैंड लिमिट लगाते हैं। राइट हैंड लिमिट को हम बोल रहे हैं RHL, राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, x के स्थान पर a प्लस एच रख देते हैं और h टेंस टू 0 प्लस, यह प्लस जो है राइट हैंड लिमिट को प्रदर्शित करता है। x बराबर 0 दिया है अर्थात a का मान 0 है, तो यहाँ हो गया x बराबर a प्लस एच अर्थात a की जगह रखा 0 तो x का मान हो गया h और लिमिट हो गई h टेंस टू 0 प्लस। तो हमने राइट हैंड लिमिट लगाई, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस एच, a का मान 0 मतलब f ऑफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच मतलब f ऑफ h। f ऑफ h माने x के स्थान पर हम सीधा h रख दें। x हमारा पास फलन था x इज़ नॉट इक्वल टू 0 पर x इंटू साइन वन अपॉन एक्स, एक्स के स्थान पर h रख रहे हैं तो h साइन वन अपॉन h। अब जाहिर है कि h की जगह जब अपन ने 0 रखा तो 0 का गुणा किसी में भी होता है तो मान सदैव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो राइट हैंड लिमिट का मान हो गया 0। अब हमको कह रहा पहले से ही कह रहा है कि फलन सतत है। सतत है अर्थात f ऑफ a पर जो मान आया है वही मान राइट हैंड लिमिट के मान के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सतत की परिभाषा है कि राइट हैंड लिमिट बराबर होती है लेफ्ट हैंड लिमिट के, ये दोनों बराबर होती हैं f ऑफ a के। तो हमने क्या किया, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a के मान आपस में बराबर रख दिए। तो f ऑफ a का मान था k और राइट हैंड लिमिट का मान आ गया था 0, तो k ऑफ 0, तो k का मान ही हमको निकालना था। तो ये ज्ञात हो गया k बराबर 0। इसी प्रश्न नंबर 8 का अथवा में जो प्रश्न दिया गया है वह प्रश्न है, क्या फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के साइन एक्स प्लस 5 एक्स बराबर पाई पर सतत है? हमको बताना है कि क्या ये फलन x इक्वल टू पाई पर सतत है। तो हम क्या करें, सबसे पहले दिए गए फलन में x बराबर पाई रख के देखें। x बराबर हमने पाई रखा तो ये क्या हो गया, x के स्थान पर पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस 5, तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर ऐसा कैसा, साइन पाई का मान होता है 0, तो हमारे पास आ गया f ऑफ पाई का मान पाई स्क्वायर प्लस 5। सेकेंड, हमें राइट हैंड लिमिट रखते हैं। सेकेंड कंडीशन में राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, x बराबर a प्लस एच, ए की जगह हमको दिया है पाई तो हो गया x बराबर पाई प्लस एच और लिमिट हो गई h टेंस टू 0 प्लस। तो हमने लिमिट में मान रख दिया, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस एच अर्थात पाई प्लस एच, x के स्थान पर पाई प्लस एच का मान रख दिया तो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस के साइन पाई प्लस एच प्लस 5। अब साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस और माइनस लगे तो प्लस हो जाएंगे। तो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर ऐसा कैसा, साइन एच और 5। अब पाई प्लस एच का
और इसका हमने क्या किया, h टेंस टू 0 रखा। h टेंस टू जब हमने जहाँ 0 रखा तो हमारे पास आ गया है h टेंस टू 0 रखा तो ये हो गया, सॉरी, पाई स्क्वायर आ गया है, पाई स्क्वायर प्लस 5। भाई साइन h का मान, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है तो 0 हो गया, h जहाँ रखा अपन 0, केवल बचा पाई स्क्वायर प्लस 5 हमारे पास ये आ गया। इसी प्रकार हमारी थर्ड स्टेप है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के रख रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x बराबर a का मान है पाई, x बराबर पाई पर x बराबर हम रखते हैं a माइनस एच मतलब पाई माइनस एच, और लिमिट रख देते हैं h टेंस टू 0 नेगेटिव। नेगेटिव साइन जो है हमारा डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रहा है, माने लेफ्ट हैंड लिमिट बताता है। तो हमारे पास हो गया कंडीशन से कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ a माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, हमने x के स्थान पर जो है पाई माइनस एच रख रहे हैं, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5, ऐसा कैसा। अब साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, तो हमने साइन थीटा मैंने h रख दिया। अब h की जगह 0 रखा तो वहाँ पर बचा केवल पाई स्क्वायर, साइन 0 का मान होता है 0, पाई स्क्वायर प्लस 5। हमने देखा तीनों से कि एफ ऑफ पाई पर भी मान हमारे पास आता है, और राइट हैंड लिमिट का भी मान आ रहा है, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी आ रहा है। तीनों मान आपस में बराबर हैं, अतः फलन कैसा है, सतत है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर r अर्थात त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है। कब, जबकि हमको r का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, अर्थात हमको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। तो परिवर्तन की दर निकालना है अर्थात क्षेत्रफल में हमको परिवर्तन करना है त्रिज्या के सापेक्ष। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, a बराबर पाई आर स्क्वायर, तो हमने इसका डिफ्रेंसिएशन करा r के सापेक्ष, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या लाएगा वो, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन अर्थात डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, डी ए अपॉन डी आर बराबर पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है तो पाई ऐसा कैसा, आर स्क्वायर का हो गया 2r, तो 2 पाई आर इक्वल टू, अब आर की वैल्यू हमको कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, तो हमने आर की जगह वैल्यू रख दी उसकी 5, तो 5 दूनी 10, 10 पाई, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इकाई पहले हमको सेंटीमीटर दी गई थी और क्षेत्रफल में हमारे पास आ जाती है स्क्वायर में, तो हमारे पास आ गया क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बराबर 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 का अथवा में जो दिया गया प्रश्न है वह है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं। अब चूंकि स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं अर्थात हमको प्रवणता चाहिए, तो हमारे पास इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। हमने डिफ्रेंसिएशन किया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2x अपॉन 9 प्लस ऐसा का ऐसा, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2y अपॉन 16 नीचे चल ही रहा है, और y का डिफ्रेंसिएशन हो गया dy अपॉन dx। अब हमने क्या किया, y वाला पोर्शन पूरा बराबर के दूसरी तरफ ले गए, तो 2y अपॉन 16 dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x अपॉन 9, यहाँ प्लस के थे बराबर की दूसरी तरफ पहुँचे तो माइनस के हो गए, बराबर dy अपॉन dx का मान निकालने के लिए हमें क्या किया, 2y बटे जो 16 है उससे अपन ने भाग कर दिया, भाग करने पर नीचे पहुंच जाएंगे, 2y अपॉन 16 ऊपर नीचे पहुंच जाएंगे, इसको अपन पलट देंगे, पलटा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पलटने से हो जाएगा कि 2y अपॉन 16 पलटे तो 16 अपॉन 2 हो चुके हैं, तो 16 अपॉन 2 तो यदि कुछ कट रहे हैं तो काट दें, तो हमने देखा ये 2 से 2 कैंसिल हो रहे थे, तो ये माइनस ऐसा कैसा, माइनस 16 ऊपर पहले से ही हैं, x जो बचा ही है, नीचे के 9 है ही हैं, जो बाई ऐसे कैसे, तो ये हमारे पास आ गया है dy अपॉन dx का मान। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज़ है, किसी भी अक्ष के समांतर यदि हम स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते हैं, किसी भी अक्ष के समांतर
तो उस प्रवणता का मान सदैव शून्य होता है। क्यों? क्योंकि अक्ष के समांतर ढाल शून्य होती है। और प्रवणता क्या है? ढाल ही तो है। ढाल माने प्रवणता। इसको हम m से बताते हैं और इसको हम dy/dx से भी बताते हैं। शून्य के बराबर होती है, अर्थात dy/dx बराबर 0। तो हमने क्या किया, जो हमारे माइनस के 16x/9y प्रवणता आई थी, dy/dx का मान था, इसको हमने काय के बराबर रख दिया, 0 के बराबर रख दिया। तिरक गुणा करने पर 9y को गुणा किया 0 में तो 0 हो गया। माइनस के 16x बराबर 0, माइनस के 16 को अपन ने 0 में भाग दिया तो x का मान 0 हमारे पास प्राप्त हो जाता है। अब हमको बिंदु बताना है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बिंदु बताना है तो x का मान तो हमारे पास 0 आ ही चुका है। x का मान उठा के हम समीकरण नंबर 1 में रख दें। समीकरण नंबर 1 में हमने रखा x का मान, तो x समीकरण नंबर 1 है हमारे पास x² / 9 प्लस y² / 16 इक्वल टू 1। x का मान 0 रखा तो ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा। अकेला क्या बचा हमारे पास, y² / 16 इक्वल टू 1। हमने तिरक गुणा किया तो y² बराबर 16, वर्गमूल लिया तो y का मान आ गया ±4। तो हमको दो बिंदु पर प्राप्त हो गए हैं। दो बिंदु कौन कौन से हो गए? हमको दो बिंदु हो गए 0, 4 और दूसरा बिंदु हो गया 0, -4। ये दोनों बिंदु हमको प्राप्त हो चुके हैं। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में हमसे कह रहा है कि इंटीग्रेशन sec² log x अपॉन x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करो। जाहिर है तो इस प्रश्न हमको प्रतिस्थापन का प्रश्न दिखाई दे रहा है। तो प्रतिस्थापन हमने माना कि log x बराबर t, log x का डिफ्रेंसिएशन करा। log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, x का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है dx और t का डिफ्रेंसिएशन हो गया dt। तो ये dx/x का मान हो गया dt। तो dx/x की जगह मैंने रख दिया dt। sec², ऐसा कैसा, log x की जगह रख दिया t। अब sec² x का हमारे पास इंटीग्रेशन है 10x, इसी प्रकार sec² t का इंटीग्रेशन 10t। और चूँकि ये अनिश्चित इंटीग्रेशन है, अनिश्चित समाकलन है, इंडेफिनेट इंटीग्रल है, तो ये एनी कांस्टेंट तो आता ही है। तो 10t + c, t की जगह वापस अपन ने t का मान रख दिया, तो 10 log x + c आंसर आ गया है। इसी का अथवा वाला प्रश्न है कि इंटीग्रेशन sin √x अपॉन √x इंटू डी एक्स। ये भी वही प्रतिस्थापन का प्रश्न है। यहाँ हम मान लें कि माना √x बराबर t, इसका डिफ्रेंसिएशन करा। √x माने होता है x की पावर 1/2। x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? x की पावर n का n, x की पावर n - 1। कोई फार्मूला का हमने उपयोग किया तो √x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1/2√x इंटू डी एक्स बराबर dt। 2 यहाँ प्रश्न में नहीं है तो हमने तिरक गुणा कर दिया तो 2 dt हो जाएगा। 2 dt आ गया ये, 2 बाहर निकाल दिया, sin t dt। 2 ऐसा कैसा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t प्लस c। तो हमारे पास आ गया t की जगह वापस t का मान -2 cos √x प्लस c। अगला 11वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास कि इंटीग्रेशन -1 to 1 लिमिट दी है sin 5x और cos 4x का हमको मान ज्ञात करना है। यहाँ थोड़ी सी देखने वाली बात ये है कि जब भी लिमिट -a से a दी जाए और फलन हमारे पास f(x) है, इसमें x बराबर यदि हम माइनस का x रख दें तो माइनस के x रखने पर यदि फलन माइनस का f(x) आ जाता है, माइनस कॉमन निकल के आ जाता है, तो ऐसे फलन को हम विषम फलन कहते हैं। तो यही हम बता रहे हैं। तो इसमें पहले हमने लिख रखा है कि f(x) में x के स्थान पर -x रखने पर यदि माइनस कॉमन बाहर निकल आता है तो ऐसा फलन विषम फलन कहलाता है। ऐसा फलन पर जब इंटीग्रेशन पे लिमिट -a to a दी है तो उसका इंटीग्रेशन सदैव 0 के बराबर होता है। तो यहाँ f(x) क्या है, साइन की पावर 5x cos 4x, x के स्थान पर हमने -x रखा तो साइन 5 माइनस का x
कॉस 4 माइनस का एक्स। वैसे भी हम क्या जानते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ गया। कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये प्लस रहा। तो हमने देखा कि साइन जो है नेगेटिव साइन बाहर निकल आया है, ये पूरा एफ एक्स है, तो ये हो गया माइनस एफ एक्स। माने कैसा फलन है, एक विषम फलन है। जब विषम फलन है और लिमिट हमारे पास माइनस ए टू ए माने माइनस 1 to 1 के रूप में दी गई है, तो ऐसे फलन का इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा वाला प्रश्न है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स। वैसे तो cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि cos 2x का फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में कि cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो माइनस का 1 पक्षांतर किया तो 1 प्लस कॉस 2x, 2 आ गए नीचे, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स का। तो हमने कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 मान रख दिया। 1/2 हमने नीचे से बाहर निकाल दिया है, हमारे पास बचा है 1 प्लस कॉस 2x। इसका हमने किया है इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, कॉस 2x का क्या हो गया साइन 2x, और जो भी कांस्टेंट होता है वो नीचे आ जाता है, तो अपॉन 2। लिमिट हमारे पास 0 से π/2 चली गई है। 1/2 जो पहले से ही बाहर चल रहा था, x की जगह पहले हम अपर लिमिट रखेंगे π/2, तो हम x की जगह π/2 रखा तो जो हो गया π/2 साइन 2x है, x की जगह π/2 रखा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा साइन पाई अपॉन 2। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो जो हो जाएगा 0, तो केवल बचेगा π/2। अब हमने लोअर लिमिट लगाई थी माइनस की, तो x के स्थान पर 0 रख रहे हैं, तो ये हो गया 0। साइन 2x है, x की जगह 0 रखा तो साइन पूरा हो गया 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो मतलब माइनस लिमिट में लोअर लिमिट में पूरा मान हो गया 0, तो हमने 0 रख दिया। हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2 पहले से बाहर चल रहे थे और π/2 ये आ ही गए हैं, तो हमारे पास आ गया π/4 आंसर। हमारे पास अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है कि सदिश a i + j + 2k के अनुदिश मात्रक सदिश बताइए। मात्रक सदिश क्या होता है, यूनिट वेक्टर अर्थात मात्रक सदिश को हम n कैप से बताते हैं। n कैप बराबर होता है सदिश बटे उसका मापांक। तो हम सबसे पहले सदिश हमारे पास दिया है a बराबर i + j + 2k, इसका मापांक निकालना है। मापांक क्या निकालते हैं, i, j और k के गुणांकों के वर्गों का योग और उसका वर्गमूल। तो हमने क्या किया, i + j + 2k के गुणांकों के वर्गों का योग, i का गुणांक 1 उसका वर्ग धन j का गुणांक 1 उसका वर्ग धन k के गुणांक 2 उसका वर्ग, तो 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 6 √6। तो मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर के फार्मूले से n कैप बराबर होता है i + j + 2k अर्थात सदिश a बटे उसका मापांक। हम इनको अलग अलग कर दें तो i/√6, j/√6 और 2k/√6। इसी का सेकंड प्रश्न है कि हमारे पास सदिश दिया है, यहाँ पे जो है माइनस गलत छपा हुआ है प्रश्न में, i प्लस माइनस लिखा है, प्लस माइनस में केवल प्लस है। तो सदिश i + 2j + 3k, दूसरा सदिश दिया है 3i - k 2j + k, इनके बीच का कोण निकालना है। तो हमने मान लिया कि जो पहला सदिश दिया है i + 2j + 3k ये बराबर a, दूसरा सदिश दिया है 3i - k 2j + k, इसको हमने दूसरे सदिश का नाम दे दिया b। अब हम सूत्र क्या जानते हैं, कोण निकालने का cos थीटा बराबर होता है a1b1 + a2b2 + a3b3 अपॉन अंडर के अंदर a1 का स्क्वायर + a2 का स्क्वायर + a3 का स्क्वायर इंटू अंडर के अंदर b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर। a1 a2 a3 क्या है, सदिश a के i j k के गुणांक हैं। b1 b2 b3 क्या हैं, सदिश b के i j और k के गुणांक हैं, मैंने लिख दिए हैं। सदिश a में i का गुणांक 1 तो a1, a2 जो है 2 और a3 जो है 3 है।
सदिश बी में b1 का मान 3, b2 का मान -2 और b3 का मान 1 है। उठा के फार्मूले में हमने मान रख दिया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 माने 1 1 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन इन सब के वर्गों का योग अंडर रूट में, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमने हल किया तो देखो 1 प्लस माइनस का 4 प्लस 3, तो 3 प्लस 1 4 और -4 मतलब पहले ऊपर तो 0 ही आ गए, जब ऊपर 0 आ गया तो नीचे कुछ भी आ जाए मान सदैव क्या आता है 0 आता है। तो cos थीटा बराबर कितना आ गया 0, तो cos थीटा बराबर 0। 0 हमको मान में cos में कितने डिग्री का मान होता है π/2 का, तो cos से cos कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/2। प्रश्न नंबर हमारे पास 13 है कि समतल दिया है 2x माइनस का 3y प्लस का 4z माइनस 6 बराबर 0। इस समतल की मूल बिंदु अर्थात 0 0 से हमको दूरी ज्ञात करना है। अर्थात किसी हमने कह दिया एक समतल है, इस पर हमने मूल बिंदु से लंब डाला, मूल बिंदु मतलब 0 0 से लंब डाला, तो मूल बिंदु से दूरी माने मूल बिंदु P से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई बताना है। तो लंब की लंबाई निकालने का सूत्र होता है P बराबर, मान लीजिए बिंदु हमारे पास क्या दी हैं x1 y1 z1 है, तो x1 y1 z1 से एक किसी समतल पर जब हम लंब डालते हैं तो उसका सूत्र होता है ax1 प्लस by1 प्लस z1 प्लस d अपॉन अंडर रूट समतल में x y z के गुणांकों के वर्गों का योग, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमको यहाँ पर x1 y1 z1 के मान क्या है, x1 का मान 0, y1 का मान 0, z1 का मान 0, समतल है 2x माइनस 3y प्लस 4 माइनस 6 बराबर 0। हमने क्या किया x y z की जगह ये मान रख दिए 0 0 0, तो 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 ये भी 0, 4 इंटू 0 ये भी 0, केवल क्या बचा माइनस का 6 अपॉन अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 9 16 मैंने अंडर रूट 29। चूँकि मापांक लगा है तो माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में हो जाएगा, तो 6 बटे अंडर रूट 29 यहाँ पास आंसर आ गया इसका। प्रश्न नंबर 13 का अगला प्रश्न है कि सरल रेखा x प्लस 3/2 y माइनस 5/4 z प्लस 6/2 की सदिश समीकरण बताओ। हमको सदिश समीकरण बताने के लिए हमने इनको तीनों के बराबर हमने बता दिया लैम्डा, तिरक गुणा किया तो x बराबर हो गया x बराबर 2 लैम्डा और प्लस 3 बराबर के पास पहुँचे तो माइनस के 3 हो गए, y बराबर 4 लैम्डा प्लस 5, z बराबर 2 लैम्डा माइनस का 6। तो हम जानते हैं कि सदिश क्या होता है, r वेक्टर बराबर होता है xi प्लस बाई जे प्लस जेड के। x के स्थान पर x का मान रख दिया हमने 2 लैम्डा माइनस 3, y के स्थान पर 4 लैम्डा प्लस 5, z के स्थान पर 2 लैम्डा माइनस 6 रख दिया, गुणा करा तो r वेक्टर बराबर आ गया माइनस का 3i प्लस 5j माइनस 6 के। लैम्डा वाले अलग कर लिए थे, लैम्डा कॉमन निकाल दिया तो प्लस के 2i प्लस 4j प्लस 2 के। यही जो है एक सरल रेखा की सदिश समीकरण है। अब 14 नंबर का प्रश्न है हमारे पास। 14वें नंबर के प्रश्न में कह रहा है उस समतल की सदिश समीकरण बताओ जो कि मूल बिंदु से 7 मात्रक की दूरी पर है और सदिश 3i प्लस 5j माइनस के 6k पर लंब है। हम जानते हैं कि हमको दे रहा है मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी, मतलब यहाँ मूल बिंदु से दूरी P का मान कितना दिया है 7, तथा सदिश जिसके लंबवत है समतल उस सदिश का मान दिया है 3i प्लस का 5j माइनस का 6k है। और हमारे पास जो लंबा सदिश है इसको हम n वेक्टर से बता रहे हैं, तो n वेक्टर बराबर 3i प्लस का 5j माइनस का 6k दिया हुआ है। तो हम निकालते हैं इसका यूनिट वेक्टर अर्थात n कैप। तो हम जानते हैं यूनिट वेक्टर n कैप काय के बराबर होता है n वेक्टर अपॉन n का मापांक,
तो 3i प्लस 5j माइनस इसके n वेक्टर है ही, इसका मापांक मतलब इसके i j और k के गुणांकों के वर्गों का योग हमने निकाला। तो क्या हो गया 9 प्लस 25 प्लस 36, इन सबको जोड़ा तो हो गए अंडर रूट के अंदर 70। तो ये हमारा आ गया यूनिट वेक्टर एन कैप का मान। अब समतल की सदिश समीकरण क्या होती है, आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर पी। हमने मान रख दिया आर वेक्टर माने सदिश आर का मान, आर बराबर क्या होता है एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के। एन कैप का मान हमने निकाल ही चुके हैं और मूल बिंदु से दूरी 7 दी गई है। हमने क्या किया, इनका किया डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है आई के गुणांक का गुणा हो जाता है आई के गुणांक से, जे के गुणांक का गुणा होता है जे के गुणांक से, और के गुणांक का गुणा हो जाता है के गुणांक से। तो 3x प्लस 5y माइनस का 6z अपॉन अंडर रूट 70 इक्वल टू 7 चल ही रहा है। हमने तिरक गुणा कर दिया तो 3x प्लस 5y माइनस 6z 7 इंटू अंडर रूट 70। ये आंसर आ गया है। समतल की समीकरण है सदिश। अगला प्रश्न है इसी का कि उस समतल की समीकरण बताओ जो एक्स वाई जेड अक्षों से क्रमशः 2, 3 और 4 के अंतःखंड काटती है। तो हम जानते हैं कि अंतःखंड रूपी सरल रेखा की समतल की समीकरण होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी और जेड अपॉन सी। जहाँ ए क्या है एक्स अक्ष पर काटा अंतःखंड, बी क्या है वाई अक्ष पर काटा अंतःखंड, सी जेड अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। हमको लिखा है अक्षों पर क्रमशः, माने एक्स अक्ष पर 2 काट रहा है, वाई पर 3 काट रहा है और जेड पर 4 काट रहा था। उठा के हमने ए बी सी के मान रख दिए। इनका हमने लघुत्तम लिया, लघुत्तम आ गया 12। एलसीएम करने के बाद हल किया तो 6x प्लस 4y प्लस 3z, और पहले से बन दिया ही है, तिरक गुणा कर दिया तो 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 12 आंसर। 15वें नंबर का प्रश्न है कि P ऑफ A अपॉन B का मान बताओ। यदि PB का मान दिया है 0.5 और PA इंटरसेक्शन B का मान दिया है 0.32, तो हम क्या जानते हैं ये कंडीशनल जो है प्रायिकता कहलाती है, प्रतिबंधी प्रायिकता कहते हैं इसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब एक घटना दूसरी घटना से संबंधित होती है तो P ऑफ A अपॉन B बराबर होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। जो यहाँ नीचे होती है वह नीचे ये भी आ जाती है। तो P ऑफ A अपॉन B बराबर होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान हमको दिया है 0.32 और PB का मान दिया है 0.5। वैल्यू रख दी, दशमलव हटाने के लिए हमने एक 0 बढ़ा दी, दशमलव से दशमलव कैंसिल। इसको हमने काटा, 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 16/25, 16/25। अब हम आपस में कट नहीं रहे, जब कट नहीं रहे हैं तो जी हमारे पास आंसर आ गया है P ऑफ A अपॉन B का। इसी का अथवा वाला प्रश्न है कि यदि A और B दो स्वतंत्र घटनाएं हैं और PA का मान दिया है 0.3 और PB का मान दिया है 0.6, तो PA इंटरसेक्शन B का मान बताओ। अब हम जानते हैं कि जब A और B दो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो PA इंटरसेक्शन B का मान बराबर होता है PA गुणित PB के। तो PA का मान हमारे पास पहले से दिया है 0.3, PB का मान दे रहा है 0.6, दोनों को उठा के कर दिए गुणा तो हो जाएगा P 0.3 इंटू 0.6 6 18 माने 0.18 A इंटरसेक्शन B का मान आ गया है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। ये इन्वर्स का प्रश्न है। tan इन्वर्स 2x प्लस tan इन्वर्स 3x इक्वल टू π/4। तो हमको x की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं फार्मूला इन्वर्स से कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फार्मूला होता है tan इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। तो ये x की वैल्यू 2x है, y की वैल्यू 3x है। फार्मूले में मान रखा tan इन्वर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x। तो हमारे पास आ गया tan इन्वर्स 2 3 5x 2 3 6 और x का x में गुणा करा 6x स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास tan इन्वर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर।
बराबर में हमारे पास π/4 चल ही रहा है, तो बराबर π/4 आ ही गया। tan इनवर्स 1 का हमने पक्षांतर किया तो tan π/4 हो गया, और tan π/4 की हो जाती है वैल्यू 1। तो हमारे पास बचा 5x/1 - x² = 1। हमने तिर्यक गुणा करने पर एक वर्ग समीकरण हमको प्राप्त हो गई है, जिसको हम गुणनखंड विधि से हल करें तो हमें x के मान हमको प्राप्त होते हैं। पहला हमको x का मान गुणनखंड हमारे पास क्या आ जाते हैं, गुणनखंड हमारे पास आ जाते हैं 6x - 1 बराबर 0। x की वैल्यू हो जाएगी 1/6, और दूसरी पे आ जाएगा गुणनखंड x + 1 बराबर 0। तो x + 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू -1। तो ऐसे हमको x के दो मान प्राप्त हो जाते हैं। इसके अथवा वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 का 2 tan इनवर्स 1/2 + tan इनवर्स 1/7 = tan इनवर्स 31/17 जी हमको लेके आना है। हम LHS लेके चल रहे। तो 2 tan इनवर्स 1/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1/2 + tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/7 ऐसे कैसे। अब tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दिया मैंने, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का। तो ये tan 1/2 ऐसे कैसे, ये क्या हो गया, tan इनवर्स 1/2 + 1/7 1 - 1/2 × 1/7 मैंने गुणा कर दिया तो 1/14 1/14। हल किया तो देखो 14 से 14 कैंसिल हो गए, 9/13 बचे। तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स 1/2 धन tan इनवर्स 9/13। फिर फार्मूला लग गया tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का। फिर इसको हल करा, tan इनवर्स x + y/1 - x²। तो tan इनवर्स हमारे पास आ गया 31/26 बटे में 17/26, 26 से 26 कट गए, 31/17 आंसर। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 17 है। 17 में दिया है मैट्रिक्स का प्रश्न है। पहली मैट्रिक्स A बराबर दी है 1 - 2 3, सेकेंड रो है -k 4 2 5, दूसरी मैट्रिक्स दी है 2 3 4 5 2 1। तो हमको बताना है AB का डैश बराबर होता है B डैश × A डैश के। सदिश व्यंजक के हमारे पास मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B हमको सिद्ध करना है A × B का डैश बराबर होता है B डैश × A डैश। A × B बताना है तो हमने सबसे पहले A मैट्रिक्स लिख ली, उसके बगल में इंटू लगा के दूसरी मैट्रिक्स लिख ली, गुणा किया तो देखो इसकी रो और इसका कॉलम लेके हम चल रहे हैं। तो 1 × रो देखो 1 × 2 2 × 4 -2 × 4 और 3 × 2। उसी प्रकार पहली रो दूसरा कॉलम तो 1 × 3 -2 × 5 और 3 × 1। अब हमने क्या किया, अब सेकंड रो लेंगे। सेकंड रो ले रहे हैं हम, सेकंड रो पहला कॉलम तो -4 × 2 2 × 4 5 × 2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 × 3 + 2 × 5 + 5 × 1। इसको हल किया तो हमारे पास क्या आ गया 2 - 8 + 6 6 2 8 धन के -8 0 3 और 3 6 -10 मतलब -4 8 और 8 16 सॉरी -8 और +8 कैंसिल बचे 10। अब -12 और धन के 10 बचे कितने -2 5 में से 2 गए 3 बचे। तो हमारे पास AB डैश का मान आ गया 0 10 -4 3। क्योंकि परिवर्त निकालना था, AB डैश का परिवर्त निकाल दिया अर्थात रो को कॉलम में परिवर्तित कर दिया। अब हमारे पास आ रहा है B डैश × A डैश। सबसे पहले हम B डैश अर्थात
बी का परिवर्त निकालें तो बी की कॉलम क्या है 2 4 2, तो कॉलम को हमने रो में बदल दिया 2 4 2। 3 5 1, कॉलम से 3 5 1 कॉलम से रो में आ गए, तो ये हो गया बी डैश। इसी प्रकार हमने जो ए की रो थी 1 -2 3, 1 -2 3 कॉलम में परिवर्तित कर दिया, माइनस के 4 2 5 माइनस के 4 2, ये भी कॉलम में परिवर्तित कर दिया। ये हो गया ए बी डैश और ए डैश, और इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा बताएंगे। तो गुणा का वही नियम रहेगा गुणा का कि रो कॉलम हमने गुणा किया, देखो तो 2 × 1 4 × माइनस का 2 2 × 3 6। सेकंड कॉलम का गुणा किया 2 × माइनस के 4 माइनस का 8, 4 × 2 प्लस का 8, 2 × 5 प्लस का 10। अब हमने सेकंड रो ले ली, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 1 3, 5 × माइनस की 2 माइनस का 10, 1 × 3 3, 3 × माइनस 4 माइनस का 4, 5 × 2 10 और 1 × 5 5। हल किया तो हमारे पास आ गया 0 10 माइनस के 4 3। ये दोनों मान कैसे आ गए, दोनों मान हमारे पास देखो बराबर आ गए हैं, तो हम ये कहते हैं दोनों आपस में बराबर हैं। प्रश्न नंबर 17 का अथवा वाला प्रश्न है कि वर्ग आव्यूह 5 2 3 - 6 को सममित एवं विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो हम जानते हैं कि सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग का रूप का फार्मूला होता है 1/2 a + a डैश + a - a डैश। तो आव्यूह हमारे पास है a बराबर 5 2 3 - 6, तो हमने क्या किया a + a डैश माने a और उसका परिवर्त, तो 5 3 और 2 6 का परिवर्त भी हमारे पास निकल गया। इन दोनों को एक बार जोड़ना है, जोड़ा तो देखो 5 + 5 10, 2 + 3 5, 3 + 2 5 और -6 - 6 माइनस का 12, तो a + a डैश का मान आ गया। इसी प्रकार a - a डैश का मान, a में से a डैश को घटा दो, डैश माने होता है परिवर्त, ठीक है, रो से कॉलम में परिवर्तित कर देते हैं। a डैश को घटाया तो 5 में से 5 गए 0, 2 में से 3 लेस हुआ तो माइनस का 1, 3 में से 2 गए तो 1, माइनस के 6 में से माइनस और माइनस हो गया प्लस, प्लस -6 हो गया 0। इन दोनों को उठा के अपन ने जोड़ा, और तो 10 में 0 जोड़े तो हो गए 10 ही, 5 में -1 हुआ तो 4, 5 और 1 हो गए 6, -12 धन 0 माने -12। 1/2 बाहर चल ही रहा है तो 1/2 से दे दिया पूरे में भाग, तो 10 में भाग दिया 2 से तो 5, 4 में भाग दिया 2, 6 में भाग दिया 3, -12 में भाग दिया तो -6। तो इस प्रकार हमारे 17वां का अथवा नंबर का प्रश्न शुरू खत्म हो गया। अब प्रश्न नंबर 18 है कि sin x + cos x का महत्तम मान ज्ञात करो। तो महत्तम मान निकालने के लिए पहले देखिए, यदि हमारे पास फलन f(x) दिया है तो सबसे पहले हम उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसको 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसका एक बार डबल डिफ्रेंशिएशन अर्थात एक बार और समाकलन करेंगे और x की वैल्यू रख देंगे, x का मान जो निकाला था वो रखेंगे। यदि मान ऋणात्मक आता है तो हम कहेंगे फलन उच्चतम है, और यदि मान धनात्मक आता है तो फलन क्या है, निम्नतम है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले f(x) बराबर sin x + 4x को एक बार डिफ्रेंशिएशन करा, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x का हो जाता है -sin x, उसको बराबर रख दिए 0 के। 0 के बराबर रखा तो क्या हो गया, sin x बराबर cos x, cos x को हम sin x के बटे में ले गए तो जो हो गया tan x
और बराबर में बचा 1। अब 10x बराबर 1। 1 कितने वैल्यू होती है? 1 होती है 10 45 डिग्री का मान। 10 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 π/4। तो हमारे पास क्या बच गया? 10x बराबर 10 π/4। 10 से 10 कैंसिल होगा, x बराबर π/4। x का वैल्यू हमारे पास आ चुकी है π/4। अब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन आता है, एक बार और अपकरण करें तो cos x का होता है डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, और sin x का होता है cos x। तो ये आ गया माइनस का sin x माइनस cos x, माइनस कॉमन निकाल दो, sin x प्लस cos x। sin x प्लस cos x, चूँकि माइनस बाहर निकल रहा है तो हमारे पास आ गया माइनस, माइनस आ गया है तो चूँकि ऋणात्मक आने से फलन क्या हो जाएगा? उच्चतम। और इसका मान क्या होगा? उठा के हमने वैल्यू रख दी π/4 डबल डैश में। तो sin π/4 की वैल्यू भी होती है 1/√2, cos π/4 की 1/√2, इन दोनों को आपस में जुड़ा तो 2/√2 माइनस के 2 माने होता है √2 इंटू √2, एक √2 से √2 कैंसिल, बचा केवल √2। अतः हमने कह दिया कि फलन का महत्तम मान √2 है। प्रश्न नंबर 18 का अथवा वाला प्रश्न है, x बराबर 1 माइनस cos t, y बराबर थीटा माइनस साइन टी। तो थीटा बराबर π/2 पर, थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की समीकरण हमको बताना है। तो x बराबर 1 माइनस cos थीटा, y बराबर थीटा साइन थीटा, थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की समीकरण हम कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले दिया x बराबर 1 माइनस cos थीटा, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया तो dx/d थीटा बराबर 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, और cos थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। y बराबर दिया है थीटा माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन किया थीटा के सापेक्ष तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ऐसा कैसा, और साइन थीटा का हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया क्या? cos थीटा। dy/dx बराबर होगा dy/d अपॉन dx/d थीटा। हम वैल्यू रख दी इन दोनों की, तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको अपन ने प्रवणता को बोल दिया m1। अब हमसे कह रहा है थीटा बराबर π/4 पर हम x और y के मान निकाल लें। तो x बराबर 1 माइनस cos थीटा दिया था, y बराबर थीटा माइनस साइन थीटा दिया है। ये हमने x में थीटा के स्थान पर π/4 रखा, तो x की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/√2, y की वैल्यू आ गई π/4 माइनस 1/√2। बिंदु हमको प्राप्त हो गए हैं, x की वैल्यू 1 माइनस 1/√2, y की वैल्यू π/4 माइनस 1/√2। अब हम क्या करें? हमारे पास प्रवणता m1 अर्थात dy/dx दी है 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। थीटा में वही फिर π/4 की वैल्यू रख दी, 1 माइनस cos π/4 की वैल्यू 1/√2, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2। इसको एलसीएम लेने के बाद हल किया तो √2 माइनस 1। तो हमारे पास हम जानते हैं कि अभिलंब की प्रवणता बराबर होती है m2 बराबर माइनस का 1/m1। m1 का मान आ गया है माइनस का m1 का मान आ गया है √2 माइनस 1। m2 बराबर हो गया माइनस के 1/√2 माइनस 1। अभिलंब की समीकरण होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 ब्रैकेट में x माइनस x1। x1 y1 वह मान है जो अभी हमने ज्ञात किए हैं। y1 के स्थान पर y1 का मान रख दो, तो y माइनस π/4 माइनस 1/√2। m2 के स्थान पर m2 का मान रख दिया, x माइनस x1 के स्थान पर 1 माइनस 1/√2 रख दिया। हल किया हमने, √2 माइनस 1 से तिरक गुणा किया तो √2 माइनस 1 इंटू पाई, √2 माइनस 1 π/4 माइनस 1/√2। माइनस का हमने अंदर गुणा कर दिया तो माइनस का x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस √2 माइनस 1/√2। x और y हमने एक तरफ कर दिए, अचर पूरे एक तरफ कर दिए। यह हमारे पास कहलाएगी अभिलंब की समीकरण।